डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था बेटा, कुछ केसेस हो गए थे आपका फ्रिक्शन के लिए। ठीक है, आप लोगों के लिए कल डिस्कस हो गया था, जो लोग कल क्लास ज्वाइन किए रहे होंगे, कि आपका फ्रिक्शन के केसेस, कुछ स्पेशल जो केसेस हमारे बनते हैं, किस कंडीशन में क्या होगा, कैसे हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो चीज़ें हमने कुछ कल डिस्कस कर लिए थे। ठीक, अभी और भी केसेस आपके हैं, तो आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, उस पर एक आध क्वेश्चन करेंगे और आज ये हम लोग ट्राई करेंगे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, वैसे है कंडीशन तो बहुत सारी बनती है बेटा। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, बोला जा रहा है बेटा कि अगर आपका नेक्स्ट हम लोग केस ले रहे हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे भी देख लिया था, इंक्लाइनेशन पे भी देख लिया था, एक हैंगिंग कंडीशन पे भी देख लिया था, स्पेशल केस क्या हो रहा था, एक्सीलरेशन और टेंशन। आग कंडीशन है कि अगर कोई चेन है किसी रफ सरफेस पे रख दिया जाए, रफ टेबल पे रख दिया जाए और उसका कुछ पार्ट आपको लटका दिया जाए, हैंग कर दिया जाए टेबल से, तो पूछा जाता है कितना मैक्सिमम पार्ट उसका हैंग कर सकते हैं जिससे आपका वो चेन जो है सेल्फ स्लाइड करके नीचे ना जाए। ठीक है, जैसे आप अगर बना लेते हैं डायग्राम, तो कंडीशन है मैक्सिमम लेंथ ऑफ हंग चेन। हंग मतलब जो हैंगिंग चेन है, उसका कितना मैक्सिमम लेंथ हम हंग कर सकते हैं, लटका सकते हैं। तो अगर डायग्राम हम बनाते हैं बेटा, सपोज दैट इज, ये मान लो हमारा कोई टेबल है, दिस इज ए टेबल। यहाँ पे एक चेन रखा गया बेटा, क्या रखे हम लोगों ने, एक चेन रखा। ठीक है, और चेन का कुछ पार्ट आपका ऑन द टेबल है और कुछ पार्ट हैंगिंग कंडीशन में है। जैसे ये सिचुएशन ले लो। ठीक, टोटल अगर लेंथ हम जो चेन का ले रहे हैं बेटा, कंसीडर करें टोटल लेंथ हमारा एल है, और जो हैंगिंग पार्ट है, जितना पार्ट हमारा यहाँ लटक रहा है, इसका वैल्यू आप एल डैश ले लिया हमने। और ये टोटल लेंथ आपका चेन का, इफ टोटल लेंथ ऑफ चेन एल, तो यहाँ जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा बेटा, ये एल माइनस हमारा क्या होगा, एल डैश के बराबर हो जाएगा। अगर इस चेन की पूरी लंबाई आपने एल ली थी, इफ टोटल मास, इफ टोटल लेंथ ऑफ चेन, टोटल लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म चेन कर लेते हैं, लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब बेटा हर जगह उसकी थिकनेस जो है और मटेरियल सेम सेम है, जो चेन है हर जगह उसकी मोटाई जो है वो बराबर है और थिकनेस की वैल्यू जो है वो हमारी बराबर है बेटा। हर कंडीशन में दोनों चीजें हमारी कैसी हैं, इक्वल इक्वल है, तब उस कंडीशन के लिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इफ टोटल लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म चेन इज एल एंड इट्स मास इज एम। मास की वैल्यू हमने बेटा एम ले लिया और लेंथ की वैल्यू एल ले लिया। अब देखो, वैसे अगर डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं, डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं बेटा, तो क्या इसका कोफिशिएंट, इसमें ये रफ सरफेस है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू म्यू है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, जो जिस टेबल पे आपने चेन को रखा है उसका म्यू है। अगर ये रफ नहीं होगा बेटा, स्मूथ होगा, थोड़ा भी लटकाओगे ना तो स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। हम लोगों ने मोशन वाले, जब न्यूटन खिलाफ मोशन पढ़ रहे थे, उसमें ये चीजें आपको डिस्कस की गई थी। उस कंडीशन में ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि अगर आपका ये क्या, कुछ भी पार्ट उसका क्या है, अगर स्मूथ सरफेस पे रखा जाएगा तो थोड़ा भी पार्ट अगर उसमें से हैंग करेंगे तो वो स्लाइड करके नीचे चला आएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या हो रहा है, अगर आपका ये रफ है तो उस केस में एक लिमिट तक, ठीक है, आपकी ये चेन इस पे हैंग करने पे स्लाइड नहीं करेगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर हैंग कर देंगे तो उस कंडीशन में आपका वो स्लाइड डाउन कर जाएगा। ठीक, तो कंडीशन क्या बनेगी जरा देखो बेटा, जैसे हमने लिया कि एल डैश लेंथ हमारा क्या हो रहा है, आपका नीचे हैंग कर रहा है, तो केस क्या बनता है कि अगर मास टोटल m है आपका और टोटल लेंथ की वैल्यू l है, तो मास पर यूनिट लेंथ या मास ऑफ हैंगिंग पार्ट हम लोग अगर करेंगे तो कैसे आएगा, तो मास ऑफ हैंगिंग पार्ट की वैल्यू जो होगी, ठीक है, देखो यहाँ पे अगर निकाल लिखे हम लोग मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ आप लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो m/l के बराबर होगा। इसी को हम लीनियर मास डेंसिटी कह लेते हैं। लीनियर मास डेंसिटी बेटा बोलते हैं रेखीय द्रव्यमान घनत्व। ठीक है, तो इसकी वैल्यू m/l के बराबर होगा। तो मास ऑफ हैंगिंग पार्ट जो होगा, मास ऑफ हैंगिंग पार्ट, जो पार्ट आपका हैंग कर रहा है, इसमें से लटक रहा है, उसका मास कितना होगा, तो मास डेंसिटी इसको मान लो हमने रो से दिखा दिया, तो रो की वैल्यू हो गई कितने, m/l, तो रो इंटू एल डैश होगा ना। मास की वैल्यू होती है डेंसिटी इंटू लीनियर, चूंकि मास डेंसिटी हो रही है तो लेंथ हो जाएगा जो हैंगिंग पार्ट होगा। तो उस कंडीशन में आपका हैंगिंग पार्ट का लेंथ लिया है बेटा एल डैश, तो यहाँ पे जब रखेंगे रो इंटू एल डैश, रो की वैल्यू है बेटा m/l इंटू एल डैश। ठीक, तो ये हमारा हैंगिंग पार्ट का मास हो गया, इसको हमने m डैश दिखा दिया। ये पार्ट,
टोटल मास आपका, जो मास आपका है टेबल पे, ठीक है, तो मास, ठीक है, ऑफ चेन प्रेजेंट ऑन टेबल, तो ये L माइनस एल डैश के बराबर है। तो आप निकाल सकते हैं, मास ये हमने निकाल लिया ना, ये मास हमने निकाल लिया हैंगिंग पार्ट का। टोटल मास एम लिया था, तो एम में से उसको आप माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हो। एक तरीका ये है। दूसरा, हमारा जो लेंथ इससे प्रेजेंट है ये है, इसमें आप मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो भी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो रिमेनिंग मास ऑन, आप चेन कर लो, आप चेन ऑन टेबल, टेबल पे जो मास है इसको अगर m डबल डैश कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू m माइनस एम डैश के बराबर हो जाएगी बेटा। और यहाँ पे मास की वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं, टोटल मास हम लोगों ने m लिया है, ठीक है, या मास डेंसिटी के टर्म में ही ले लो, तो मास डेंसिटी के टर्म में लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी रो इंटू एल माइनस एल डैश। रो की वैल्यू आई है m बाई एल, ब्रैकेट में हो गया l माइनस एल डैश, ठीक। इसको जरा ओपन कर लो, जरा सा इसको हम क्या करते हैं बेटा, ओपन करते हैं। जब ओपन करेंगे तो ये आएगा एम एल बाई एल इंटू एम, तो ये बचेगा m बेटा, ठीक है, और एल एल हमारा कैंसिल होगा, m माइनस, ठीक, एम एल बाई एल हो जाएगा, m माइनस एम एल डैश बाई एल, या हम यहाँ से कॉमन कर लो, 1 माइनस एल डैश बाई क्या हो गया, एल के बराबर हो गया। चाहे जैसे भी निकालेंगे वैल्यू हमारी वही आएगी दोनों केसेस में, ठीक। ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब सुनो जरा सा बेटा, आप निकालोगे क्या, हमें निकालना है कितना पार्ट उसका हैंग कर सकते हैं। तो हैंगिंग कंडीशन में ये नीचे की तरफ होगा ना, तो जो हैंगिंग पार्ट है इसका जो वेट होगा ये बेटा नीचे की तरफ काम करेगा, तो इसको एम डैश इंटू जी कर लो, एम डैश इंटू जी हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए अगर ये स्लाइड ना करें तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। जो फ्रिक्शन फोर्स आपका होगा, इसका मास जो होगा, मान लो इसका एम डबल डैश इंटू जी हो गया, एम डबल डैश इंटू जी, ये काम करेगा बेटा इसके रिएक्शन फोर्स का। किसका काम करेगा, रिएक्शन फोर्स का। फ्रिक्शन हमारा इधर लगेगा, तो फार, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, नो स्लाइडिंग ऑफ किसका, चेन, या इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम that is no sliding of चेन, चेन नीचे स्लाइड ना करे बेटा, नीचे खिसके ना, उस कंडीशन के लिए हमारा कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारा तरीका होगा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कह लेंगे। एफ एल की वैल्यू इक्वल आर ग्रेटर देन एम जी होना चाहिए। तो एफ एल जो होगा यहाँ पे बेटा, एफ एल इक्वल आर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, एम डैश इंटू जी। एफ एल की वैल्यू हुई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा म्यू लिया है, मास एम डबल डैश यहाँ का है तो एम डबल डैश म्यू इंटू एम डबल डैश, एफ एल की होगी म्यू इंटू आर इक्वल आर ग्रेटर देन क्या, एम डैश इंटू जी। और यही वैल्यू हम अगर यहाँ से इक्वेट कर लेते बेटा, तो म्यू इंटू एम डबल डैश, एम डबल डैश की वैल्यू आई है बेटा, देखो ये एम ब्रैकेट में 1 माइनस एल डैश बाई एल इंटू जी इक्वल आर ग्रेटर देन एम डैश इंटू जी। देखो यहाँ से बेटा एम डैश सॉरी जी हमारा कैंसिल हो जाएगा, जी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। और एम डैश की वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, एम डैश की एक लाइन और बढ़ा लेते हैं हम, एम डैश की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एम डैश की वैल्यू है बेटा एम बाई एल इंटू एल डैश इंटू जी था, ये जी हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ देखो हमारा क्या बच रहा है बेटा, म्यू इंटू एम ब्रैकेट में 1 माइनस एल डैश बाई एल इक्वल टू, यहाँ बच रहा है इक्वल आर ग्रेटर देन आपका हो गया एम बाई एल इंटू एल डैश। सुनो जरा, एम दोनों में कॉमन है, एम दोनों में क्या है आपका, कॉमन है, ठीक है। इस केस में हम दोनों साइड से इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखो ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गया। इसको जरा ओपन कर लेते हैं हम लोग, तो आएगा म्यू माइनस म्यू इंटू एल डैश बाई एल इक्वल आर ग्रेटर देन हो जाएगा बेटा, यहाँ से जो आ रहा है आपका क्या, एल डैश बाई एल। हमें एल डैश की वैल्यू फाइंड करना है, कितना हम हैंग कर सकते हैं। तो एल डैश को बेटा एक साइड में कर लिया जाए, एक साइड में करोगे तो यहाँ से आएगा म्यू इक्वल आर ग्रेटर देन, ये इधर जाएगा फैक्टर प्लस में हो जाएगा म्यू इंटू एल डैश बाई एल, और ये प्लस में ऑलरेडी है ही है एल डैश बाई एल। देखो यहाँ से एल डैश बाई एल को हम कॉमन कर सकते हैं,
एल डैश बाई एल कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, तो आएगा म्यू इक्वल आर ग्रेटर देन, यहाँ पे कॉमन करेंगे तो बचेगा म्यू प्लस 1 इंटू एल डैश बाई एल। अब हमें एल डैश की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एल डैश की वैल्यू हो जाए एल डैश इक्वल आर, इधर करेंगे तो इक्वल आर लेस हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा म्यू इंटू एल अपान म्यू प्लस 1। जो वैल्यू हमारी आएगी बेटा, ठीक है, कितना मैक्सिमम हैंग कर सकते हैं, एल डैश की वैल्यू जो हैंगिंग पार्ट होगा वो म्यू इंटू एल अपान म्यू प्लस 1 के बराबर आ जाता है। अगर पूछा जाए हैंगिंग पार्ट कितना आपका क्या मैक्सिमम आप हैंग कर सकते हैं उसमें, तो उसकी जो वैल्यू हमारी आती है म्यू इंटू एल अपान म्यू डैश प्लस 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो इतना पार्ट आपका क्या कर सकते हो, मैक्सिमम हैंग कर सकते हैं जब तक। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी एल डैश की मैक्सिमम, एल मैक्सिमम यहाँ तो दिखेगा बेटा, अगर यहाँ एल मैक्सिमम की वैल्यू आपको लिखनी है तो एल डैश मैक्स का अगर आप करोगे तो ये बराबर हो जाएगा। अभी यहाँ इक्वल आर लेस देन है ना, इक्वल होगा तो भी वो हैंग करेगा, मतलब नहीं स्लाइड करेगा, लेस होगा तो ऑलरेडी स्लाइड नहीं ही करेगा। मतलब इतना जितना हैंग किया है, अगर इतने पे नहीं स्लाइड कर रहा तो इससे कम हैंग करेंगे तो ऑलरेडी नहीं स्लाइड करेगा बेटा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यही होगी बेटा, म्यू इंटू एल अपान म्यू प्लस 1। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है जो उस केस में अगर आपको क्या कर दिया जाए, हैंग कर दिया जाए, तब तक आपका ये चेन आपका स्लाइड नहीं करेगा। उससे कम हैंगिंग रहेगा तो ऑलरेडी तो फिलहाल इक्विलिब्रियम रहेगी, लेकिन अगर इससे ज़्यादा एल डैश से अगर ज़्यादा आप इससे कर दोगे तब उस केस में चेन हमारी ये जो रोप है वो नीचे खिसक आएगी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कंडीशन होता है कितना हम यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे रिलेशन पूछा जाता है बेटा कि अगर जो सिचुएशन आपकी बनती है बेटा कि म्यू की वैल्यू कितनी हो, तो देखो जितना म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा लेंथ हम क्या कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। म्यू की वैल्यू जितनी कम होगी उतना उतना कम लेंथ आप हैंग कर सकते हो। तो अगर यहाँ से डायरेक्ट आपको म्यू का रिलेशन निकाला जाए तो लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट ऑफ द क्या हैंगिंग पार्ट फ्रॉम द टेबल अपॉन लेंथ, ठीक है, कहाँ पे लाइंग ऑन द टेबल, इनके रेशियो के बराबर होता है। एक यहाँ पे अगर डायरेक्ट कहीं पे आपको यूज करना होगा तो हम यहीं लिख देते हैं बेटा। ये तो हमारे पास स्पेस इधर कंप्लीट हो गया है, इसको आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लिखते हैं बेटा। एक बार जरा देख लीजिए। ठीक है, देखो हमने क्या किया था, टोटल लेंथ आपका एल लिया था और टोटल मास एम लिया था। टोटल लेंथ ऑफ द चेन यूनिफॉर्म मतलब हर जगह उसकी थिकनेस बराबर है। ठीक है, और टोटल मास आपका उसका एम था, तो हमने निकाल लिया मास पर यूनिट लेंथ, मतलब एकांक अगर इसकी जैसे मान लिया मोटाई बराबर हर जगह, लेंथ एल है मास एम है, तो यूनिट लेंथ का मास निकालने के लिए हम लोग लगाते हैं एम बाई एल बेटा। तो मास पर यूनिट लेंथ निकाल लिया एम बाई एल, तो मास ऑफ हैंगिंग पार्ट हमने निकाल लिया, चूंकि इसकी लेंथ एल डैश है और डेंसिटी हमने रो ले लिया, तो ये हो गया हैंगिंग पार्ट का मास एम डैश की वैल्यू होगी रो इंटू एल, रो की वैल्यू एम बाई एल है, एम बाई एल इंटू एल डैश हो गया। रिमेनिंग मास ऑफ चेन, जो चेन का रिमेनिंग पार्ट मास है जो टेबल पे है, रिमेनिंग मास ऑफ चेन ऑन टेबल एम डैश, इसको हम लोग ने लिया है बेटा, एम डबल डैश की वैल्यू होगी रो इंटू इसकी जो लेंथ क्या है यहाँ पे बची हुई वो आया एल माइनस एल डैश, तो यहाँ से वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करके देखो एम डैश की वैल्यू निकाले एम ब्रैकेट 1 माइनस एल डैश बाई एल आ गया। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए बेटा, जो जैसे ये चेन का जो पार्ट है ये इसको अपना नीचे खींचना चाहेगा, इधर जो फ्रिक्शन डेवलप होगा इसमें वो अपना रोकना चाहेगा। अगर इस फ्रिक्शन की वैल्यू जो है इस वेट के बराबर या उससे ज्यादा है तब तक चेन आपका नीचे स्लाइड नहीं करेगा, अगर उससे कम हो जाएगा बेटा तो वहां पे स्लाइडिंग हो जाती है। तो कंडीशन हमारा हो गया इक्विलिब्रियम। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं दैट इज अथवा नो स्लाइडिंग ऑफ चेन, एफ लिमिटिंग के जो वैल्यू है इक्वल आर ग्रेटर देन एम डैश इंटू जी होना चाहिए, इसकी वैल्यू म्यू इंटू आर इक्वल आर ग्रेटर देन एम डैश इंटू जी हमने रख दिया बेटा। म्यू की आर की वैल्यू होगा एम जी, एम की वैल्यू है जो ऊपर वाला पार्ट है इसका देखो मास निकाला है एम ब्रैकेट में 1 माइनस एल डैश बाई एल इंटू जी, और इधर एम डैश की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया था एम बाई एल इंटू एल डैश, तो एम बाई एल इंटू एल डैश इंटू जी हमने देखो जी जी कैंसिल कर दिया बेटा। यहाँ से एम भी हमारा क्या हो गया, दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा म्यू ब्रैकेट में 1 माइनस एल डैश बाई एल इक्वल आर ग्रेटर देन यहाँ बचा एल डैश बाई एल। ठीक, करना क्या था, इसको हमने ओपन कर लिया, तो म्यू माइनस म्यू एल डैश बाई एल इक्वल आर ग्रेटर देन यहाँ बचा है बेटा एल डैश बाई एल। हमें चाहिए था हैंगिंग पार्ट का लेंथ निकालना था कितना हैंग कर सकते हैं, तो हमने क्या किया बेटा इस फैक्टर को राइट साइड में कर लिया, तो इधर वाला हमारा आके यहाँ माइनस था तो इधर प्लस हो गया, और यहाँ बचा म्यू इक्वल आर ग्रेटर देन म्यू इंटू एल डैश बाई एल राइट में आ गया, और ये एल डैश बाई एल था ही। इन दोनों में देखो एल डैश बाई एल कॉमन है, तो हमने कॉमन कर लिया, बचा हमारा म्यू प्लस 1 इंटू एल डैश बाई एल इक्वल टू म्यू।
इसको क्या किया, एल डैश चाहिए था हमें, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये वाला एल इधर गया और ये वाला नीचे आ गया, तो एल डैश की वैल्यू हो गई, क्योंकि जब ये ग्रेटर है तो इधर वाला लेस होगा फैक्टर ना, तो एल डैश की वैल्यू इक्वल आर लेस देन लिखा म्यू इंटू एल अपान म्यू प्लस वन, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी तब इक्वल के बराबर होगा, एल डैश की मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एल बाई म्यू प्लस वन के बराबर हो गया। तो कंडीशन आप याद रखिएगा बेटा, पूछा गया इस पे क्वेश्चन है कि मैक्सिमम किसी चेन का कितना हम पार्ट नीचे हैंग कर सकते हैं, ठीक है, जिससे चेन सेल्फ स्लाइड होके नीचे ना आए, मतलब वहां पे इक्विलिब्रियम उसकी मेंटेन रहे, सेल्फ वो नीचे ना आए, तो उसके लिए कंडीशन हम लोग यहाँ से मैनेज करते हैं। इसके बेस पे कंडीशन आपकी बन जाती है, क्या होगी कैसे होगी, यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा, ठीक। आगे केस क्या होता है, अगर डायरेक्ट आपको म्यू की वैल्यू एल डैश और एल के टर्म में आपको निकालनी है, ठीक है, हैंगिंग पार्ट और रिमेनिंग पार्ट के टर्म में निकालना है, तो यहाँ पे अब इतना समझ गए हैं, इसको बेटा थोड़ा हम इरेज कर रहे हैं, स्पेस नहीं है, देखो एक डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं ना, ठीक है, कि अगर आपको लेंथ को ऐसे म्यू की वैल्यू दी गई हो और उस केस में डायरेक्ट लेंथ को कैसे हमें कंपेयर करना होगी, तो फार्मूला हमने निकाल लिया, फार्मूला आपका निकल गया बेटा यहाँ से, ठीक। ये तो पूरा हमने ड्राइव करके आपको बता दिया कैसे होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन आपका होता है जो म्यू की वैल्यू होती है, वो कंडीशन होता है मास ऑफ हैंगिंग, ठीक है, मास हैंगिंग फ्रॉम द टेबल अपॉन मास लाइंग ऑन द टेबल। म्यू के लिए रिलेशन निकालते हैं, अगर इसका क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू है, तो डायरेक्ट यहाँ पे एक रिलेशन निकालते हैं कि अगर हैंगिंग पार्ट का मास दिया हो और जो मास टेबल पे है उसकी वैल्यू दी गई हो, तो म्यू की जो वैल्यू होती है इस केस में हमारा होता है, ठीक है, हमने इसको लिखा था बेटा एम और इसको लिखा एम डैश लिया था, इसको एम डबल डैश लिया था, तो हम यहाँ लिखते हैं बेटा एम डैश अपान एम डबल डैश, यानी मास, ठीक है, मास किस कौन सा मास, हैंगिंग फ्रॉम द टेबल अपान मास लाइंग ऑन द टेबल, मास हैंगिंग फ्रॉम टेबल अपान मास लाइंग ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ये कंडीशन होता है। दूसरा केस आपका होता है अगर लेंथ, चूंकि यूनिफॉर्म है, मास डेंसिटी बेटा यूनिफॉर्म है, ठीक है, हर जगह थिकनेस उसकी बराबर है, तो ये जो वैल्यू आपकी म्यू की होगी, लेंथ हैंगिंग फ्रॉम द टेबल, लेंथ हैंगिंग फ्रॉम द टेबल अपॉन लेंथ लाइंग ऑन द टेबल, वही लेंथ जो हैंगिंग है उतना ही जितना मास का रेशियो होगा वही उसके लेंथ का रेशियो होता है, यूनिफॉर्म थिकनेस है, तो यही बराबर हम लिख लेते हैं आर करके, यही बराबर कर लेते बेटा लेंथ हैंगिंग फ्रॉम द टेबल, लेंथ हैंगिंग, या तो नीचे नेक्स्ट लाइन से लिख लेते बेटा, यही कल टू हो जाएगा बेटा म्यू बराबर आपका एल डैश अपान एल माइनस एल डैश होता है, यानी कि लेंथ हैंगिंग फ्रॉम द टेबल, हैंगिंग फ्रॉम द टेबल अपान लेंथ हैंगिंग फ्रॉम द टेबल अपान लेंथ लाइंग ऑन द टेबल, लेंथ लाइंग अपान, या ऑन द टेबल कर दो, ऑन द टेबल। तो इस टर्म में हम अगर डायरेक्ट आपको लेंथ हैंगिंग और उसका है तो म्यू की वैल्यू को अगर रिलेट करना है तो यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे कहा जाए एक बेटा रोप है, एक चेन है, उसकी लेंथ आपको दी गई है क्या 100 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर दी गई है, अगर उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.4 हो, कितना हो 0.4 हो, तो कितना पार्ट उसमें हम हैंग कर सकते हैं, ठीक है, तो म्यू की वैल्यू रखा 0.4, मान लो हैंगिंग पार्ट की वैल्यू एल डैश रखा और टोटल एल की वैल्यू आपकी है 100 सेंटीमीटर, 100 माइनस एल डैश नीचे कर लेना, ठीक है, वहां से आप इक्वेट कर लेंगे, आपको एल डैश की वैल्यू मिल जाएगी। डायरेक्ट अगर म्यू की वैल्यू दी गई है और टोटल लेंथ दिया गया है, तो इस रिलेशन से भी हम हैंगिंग पार्ट का लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आसान हो गया ना, म्यू इक्वल टू एल डैश अपान एल माइनस एल डैश, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमने डिटेल में वो पूरा आपको समझा दिया था, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। चलिए पॉइंट याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जब थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन बनता है तो यहाँ सारी चीज़ों पे अराइज की जाती क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये तो कंडीशन हमारा हो गया, क्या होगा कैसे होगा उसके बेस पे हम यहाँ से दिखा देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग लेते हैं बेटा, ये तो रोप की कंडीशन है, कितना आपका लेंथ का रोप मैक्सिमम उसमें से हैंग कर सकता है, ठीक। अगला ही क्वेश्चन आपका इस पर भी कई बार पूछा गया है, स्टिकिंग ऑफ ब्लॉक, ठीक है,
विथ एक्सीलेटेड व्हीकल्स, जैसे कोई गाड़ी है, ठीक है बेटा, कोई गाड़ी ऐसे आगे चल रही है, ठीक, कोई चीज आके गाड़ी पे आगे से स्टिक कर जाए, मतलब उस पर चिपक जाए और वो चिपका रहे, नीचे स्लाइड ना करे। जरा हमें ध्यान देना होगा कि एक गाड़ी है आगे की तरफ एक्सेलेरेट हो रही है और कोई भी ऑब्जेक्ट उसके आगे उस पर आके चिपक गया, वो नीचे चिपक मतलब स्टिक कर गया, वो नीचे की तरफ मूव नहीं कर रहा है, तो इसी को कहते हैं बेटा स्टिकिंग ऑफ ए ब्लॉक, ठीक है, विथ एक्सेलेरेटेड व्हीकल, स्टिकिंग ऑफ ए ब्लॉक विथ एक्सेलेरेटेड व्हीकल। तो क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, जरा सा हम कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट केस स्पेशल आपका बनेगा बोला स्टिकिंग ऑफ ब्लॉक विथ एक्सेलेरेटेड व्हीकल। स्टिकिंग ऑफ ब्लॉक विथ एन एक्सेलेरेटेड व्हीकल। विथ एन एक्सेलेरेटेड व्हीकल मतलब कोई भी अगर व्हीकल है वो एक्सेलेरेट हो रहा है बेटा, एक्सेलेरेट होने का मतलब आगे की तरफ वो एक्सेलेरेटेड मोशन कर रहा है, उस केस में अगर आपका कोई चीज उससे क्या कोई बॉडी है उससे स्टिक कब कर सकती है, कब तक स्टिक की रहेगी और कब वो फॉल कर जाएगी, जरा सा आप समझाना थोड़ा सा। ये सारी चीजें जो है थोड़ी सी आपको क्या सोचनी, थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है, आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा, ठीक है। देखो हमने एक गाड़ी ले लिया बेटा, डब्बा गाड़ी है, ठीक, ये अपनी एक गाड़ी है। सपोज दैट ए एक्सीलेशन से इधर की तरफ जा रही, किस एक्सीलेशन से बेटा, ए एक्सीलेशन से। यहाँ पे एक ब्लॉक हमने आगे इसको ऐसा चाह रहे हैं, हमारी जो वो है कि ये ब्लॉक हमने यहाँ पे रखा, ठीक, ये इसी में चिपका रहे, इसी में ये चिपका रहे, तो क्या कंडीशन ऐसी हो सकती है कि अगर ये आगे की तरफ गाड़ी मूव कर रही है एक्सीलेशन से, तो जो ब्लॉक है वो उसमें स्टिक किया रहे, चिपका रह जाए। सपोज दैट जो ब्लॉक है इसका मास हम लोगों ने स्मॉल एम ले लिया बेटा, और ये जो आपका कार है या गाड़ी है इसका मास कैपिटल एम ले लिया, व्हीकल का जो मास है वो कैपिटल एम है, और जो आपका क्या है ये ब्लॉक है जो इसमें स्टिक कराना हम लोग चाह रहे हैं वो स्मॉल एम, ठीक। अब एक ही चीज आपका होगा, ठीक है, एक चीज आपका होगा, क्या होगा देखिए जरा, ये बॉडी आगे की तरफ जा रही है, ये मतलब ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, देखो एक्शन रिएक्शन होता है, हम लोगों ने पहले ही जब फोर्स पढ़ा था वहां पे पहला कॉन्सेप्ट ये बताया था एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो अगर कार आगे की तरफ जाए, गाड़ी आगे की तरफ जाएगी ना एक्सीलेट होते हुए, तो ब्लॉक पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, ब्लॉक पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ, क्योंकि गाड़ी इसको आगे की तरफ पुश करेगी, तो ब्लॉक इसे क्या करना चाहेगा, पीछे की तरफ, एक पीछे की तरफ इस पे क्या होगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा। एक्शन ये वाली गाड़ी करेगी क्योंकि एक्सीलेट हो रही है, रिएक्शन इसका होगा यहाँ पे लगेगा, तो इधर की तरफ अगर ये एक्सीलेशन से आगे की तरफ जा रही है बेटा, तो इस पे जो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा वो स्मॉल एम इंटू ए के बराबर होगा, ये यहाँ पे रिएक्शन फोर्स का काम करेगा। एक ही ध्यान रखना, रिएक्शन फोर्स हमेशा ऐसा नहीं कहना उसके वेट के बराबर होता है, हमने पहले ही कंडीशन बताया था, ये डिपेंड करता है कि एक्शन किधर से हो रहा है, ठीक है, कौन सा एक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है वो रिएक्शन को डिसाइड करेगा। या सीधे कह लो कि जो हमारा सरफेस होता है, जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है हमेशा, ठीक है, उसके परपेंडिकुलरली हमारा फोर्स लगता है, तो उससे क्या लगेगा आपका, परपेंडिकुलरली हमारा फोर्स लगता है, तो इसके बेस में हम लोग यहाँ से डिसाइड करते हैं। कंडीशन क्या बन रही है जरा देखिएगा, मास ये बेटा एम है, इसका मास कैपिटल एम है, ये एक एक्सीलरेशन से जा रहा था तो इस पे फोर्स हमारा लगा दिस। अब देखो ये जो ब्लॉक है छोटा वाला ना, ये अपने वेट की वजह से किधर आना चाहेगा, नीचे की तरफ, इस पे जो वेट काम करेगा बेटा उसकी वजह से ये ब्लॉक हमारा खिसक के कहाँ स्लाइड करके नीचे आना चाहेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है एम में, तो इसका जो रिएक्शन होगा, ठीक है, ये आपका काम करेगा आर का। अब ये इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे, जो हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस है उस पे एक फ्रिक्शन डेवलप करेगा बेटा, क्योंकि सरफेस हमारा रफ है, ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू दी गई है, अब हम क्या करेंगे, हमें करना है कि गाड़ी हमारी यानी जो ब्लॉक है गाड़ी के साथ हमारा अटैच करना चाह रहे हैं,
वो नीचे स्लाइड ना करें। स्लाइड ना करने का मतलब हो गया जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो mg के क्या इक्वल या ग्रेटर देन mg होना चाहिए। ठीक है, फॉर नो स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक, ठीक है, फॉर नो स्लाइडिंग ऑफ क्या ब्लॉक, ठीक, तो क्या कंडीशन बननी चाहिए, एफ इक्वल आर ग्रेटर देन mg होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या बेटा, ठीक है, फॉर नो स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक, फॉर नो स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक फ्रॉम व्हीकल, फ्रॉम व्हीकल, व्हीकल से स्लाइड ना करे, नो स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक फ्रॉम व्हीकल, व्हीकल से स्लाइड ना करने की कंडीशन में ये एफ की वैल्यू जो होनी चाहिए बेटा mg के बराबर होना। एफ फ्रिक्शन फोर्स है तो एफ की जो वैल्यू होनी चाहिए एफ इक्वल आर ग्रेटर देन mg होना चाहिए। एफ इक्वल आर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, mg होना चाहिए। एफ की जो वैल्यू यहाँ से यही हमें डिसाइड करना होता है, एफ इक्वल टू म्यू इंटू mg नहीं करिएगा बेटा, यही यहाँ हमें डिसाइड करना होता है। यहाँ जो हमें सोचना होता है कि यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है वो mg के बराबर नहीं है, रिएक्शन फोर्स ma के बराबर होगा, क्योंकि ये गाड़ी इधर जाएगी तो इस पे एक्शन इधर होगा, रिएक्शन हमारा ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ रिएक्शन फोर्स जो है r की वैल्यू हमारा ma के बराबर होगा, नॉट mg के। ठीक, तो एफ की वैल्यू होगी म्यू इंटू एम इंटू ए इक्वल आर ग्रेटर देन एम इंटू जी। देखो बेटा ये एम गया तो म्यू ए इक्वल आर ग्रेटर देन जी, तो ए की वैल्यू इक्वल आर ग्रेटर देन जी बाई म्यू हो गया, जी बाई क्या हो गया म्यू हो गया। अगर इतनी एक्सेलेरेशन से वो क्या करता है मूव करता है तब तक उस कंडीशन पे आपका जो ब्लॉक है वो नीचे स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, इतने एक्सेलेरेशन से अगर वो मूव करता है तो उस केस में जो वैल्यू होगी वो स्लाइड नहीं करेगी। दैट इज अगर मिनिमम वैल्यू हम निकालना चाहें, दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन, मिनिमम, मिनिमम है, मिनिमम मतलब, मिनिमम मतलब कम से कम न्यूनतम, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन इन व्हीकल, व्हीकल में मिनिमम कितना एक्सेलेरेशन होना चाहिए, तो ए की मिनिमम जो वैल्यू आएगी बेटा इक्वल टू जी बाई म्यू होना चाहिए। अगर एक्सेलेरेशन इससे कम हो गया, अगर जो मिनिमम वैल्यू से अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारी कम हो गई उस कंडीशन में, जो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू से अगर आपका एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या हो गया कम हो गया, तो उस कंडीशन पे आपकी जो ब्लॉक होती है वो स्लाइड कर जाती है। उस केस में जो हमारा ब्लॉक होता है बेटा वो हमारा क्या कर जाता है आपका स्लाइड कर जाता है। ठीक है, तो ये केसेज आपके होते हैं, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसा होगा, वहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा, कॉन्सेप्ट समझ पाए या नहीं समझ पाए, कॉन्सेप्ट अपना समझ में आया कि फिर से बता दें, अब तो आप बोल भी नहीं सकते यार, प्रॉब्लम तो ये है यहाँ पे। देखिए क्या करते हैं हम, फिर से समझा देते बेटा। जैसे एक कार था आगे की तरफ जा रहा था ये एक्सेलेरेशन से, कोई ब्लॉक हम ऐसा चाह रहे हैं कि ब्लॉक आके उसके साथ चिपका रहे, मतलब उसमें हम कोई बोल्ट से फिक्स नहीं कर रहे हैं, उसके पास में ऐसे टच करा दिया, और हमारी टेंडेंसी क्या हो रही है, हम क्या चाह रहे हैं कि ये ब्लॉक खुद नीचे ना आए यहीं पे, बल्कि अपना चिपका रह जाए। ठीक है, जबकि उसको किसी सपोर्ट से और ना ही किसी नट बोल्ट से हमने फिक्स किया है। ठीक, उस केस में ऐसा सिचुएशन कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है बेटा जब इस ब्लॉक का जो वेट नीचे की तरफ काम करेगा, जिसकी वजह से नीचे आना चाहेगा, उतना ही इस पे फोर्स ऊपर की तरफ काम करे। और यहाँ जो फोर्स लगेगा बेटा वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर किसी चीज से आपने फिक्स नहीं किया है तो हमारे पास केवल फ्रिक्शन फोर्स एक फैक्टर होता है जो उसे रोक सकता है। ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा, यानी फ्रिक्शन फोर्स अगर जो ऊपर की तरफ लग रहा है उसकी वैल्यू इस वेट के या तो बराबर हो या तो उससे ज्यादा हो, तब तक ये ब्लॉक आपका नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करेगा, नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करेगा। अब हमें ये चीज डिसाइड करना होता है, क्योंकि हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे वहाँ पे आर की वैल्यू या तो mg के बराबर लेते थे, तो या तो इंक्लाइन सरफेस पे लेते थे तो mg cos थीटा ले लेते थे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लेते थे mg के बराबर ले लिया था, और जब इंक्लाइन सरफेस पे लेते थे, इंक्लाइन मतलब अनअत्तल जिसे हिंदी में कहते हैं बेटा, ठीक है, तो उस केस में हम लोग कहते थे mg cos थीटा लेते थे। लेकिन यहाँ पे नाइदर mg के बराबर होगा ना mg cos थीटा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी इधर जा रही है, इसके नीचे तो कोई सपोर्ट है ही नहीं है ना, ब्लॉक के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है बेटा। तो ये गाड़ी जब आगे की तरफ जाएगी तो जितने एक्सीलरेशन से आगे की तरफ जाएगा, हम लोग पढ़े थे एक्शन रिएक्शन, तो जितना एक्सीलरेशन से आगे की तरफ जाएगा उतना ही एक्सीलरेशन इस वाले ब्लॉक पे किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, दूसरे वाले ब्लॉक पे बेटा उतना ही एक्सीलरेशन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। जब उतना ही एक्सीलरेशन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो ये ब्लॉक जो है ना, ठीक है,
अब इस पे फोर्स जो लगेगा, देखो एक्शन ये कर रहा है मतलब व्हीकल, और रिएक्शन इस पे हो रहा है, इस व्हीकल का रिएक्शन अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू इस पे जो फोर्स डेवलप होगा वो m इंटू ए, मास हमने इसका स्मॉल एम लिया है, स्मॉल एम इंटू ए के बराबर हो गया है। ये जो फोर्स डेवलप हो रहा है इधर लेफ्ट साइड में आपका इस क्या ब्लॉक पे, वो आपका यहाँ जनरेट करेगा किसका, रिएक्शन फोर्स, यानी कि यहाँ पे डेवलपमेंट जो होगा रिएक्शन फोर्स का इस एम ए की वजह से होगा, ना इधर एम जी। ठीक है, तो एम ए की वजह से वहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स आपका डेवलप होगा। अब हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, इस रिएक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है, और यहाँ पे अगर सरफेस हमारा कैसा है, रफ है, तो उस कंडीशन पे एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ डेवलप होगा। क्यों ऊपर डेवलप हो रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक कहाँ आना चाहेगा, खिसक के नीचे आना चाहेगा, स्लाइड करके कहाँ आना चाहेगा बेटा, वो नीचे आना चाहेगा। तो उस केस में वहाँ पे जो हमारा डेवलप होगा फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया था बेटा कि हमेशा फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, कभी सपोर्ट नहीं करता। ठीक, तो कंडीशन हमारा लिखा, फॉर नो स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक फ्रॉम द व्हीकल, एफ यानी फ्रिक्शन फोर्स इक्वल आर ग्रेटर देन एम जी होना चाहिए। एफ की वैल्यू हो गया म्यू इंटू एम ए। बस यही मेन पॉइंट है बेटा। यहाँ पे आर की वैल्यू हम क्या लेंगे, तो आर की वैल्यू गलती से एम जी मत ले लेना यार। तो म्यू इंटू एम ए इक्वल टू एम जी, एम एम कैंसिल हो गया बेटा, म्यू ए इक्वल टू जी, या ए की वैल्यू आ गया इक्वल आर ग्रेटर देन जी बाई म्यू। ये तो इतना, अगर एक्सीलेशन जो कार की है या व्हीकल की जो एक्सीलेशन है उसकी वैल्यू जी बाई म्यू के इक्वल हो या ग्रेटर हो, तब तक आपका आपका क्या जो ब्लॉक है वो नीचे स्लाइड नहीं करेगा बेटा। ठीक, तो कहा जाए मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अरे मिनिमम बराबर हो सकता है बेटा ना, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन इन व्हीकल जो होना चाहिए वो ए मिनिमम की वैल्यू होना चाहिए जी बाई म्यू के बराबर। अगर उससे कम हो गया तो उस केस में आपकी जो व्हीकल होगी बेटा वो, ठीक है, व्हीकल से जो ब्लॉक है वो नीचे स्लाइड कर जाएगा। ठीक, चलिए ये तो कंडीशन हम लोगों ने देख लिया कैसा होता है, तो ये क्वेश्चन इस पे बार बार रिपीट होते रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनता है। ठीक, वो सारे कॉन्सेप्ट हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं बेटा जिसपे आपको क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अब काम आपका है उन चीज़ों को आप मेंटेन रखिए, उस पर क्वेश्चन कर डालिए। ठीक है, उन पे क्वेश्चन कर डालिए, ये चीज़ें आपकी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, तो इतना आपको करना पड़ता है। ठीक है, बिना किए आप डॉक्टर इंजीनियर के सपने देखना भी गुनाह है। ठीक, इसलिए आप तभी बन पाते हो जब अपना अपना भी फुल एफर्ट आप लगाते हैं तब। ठीक, ऐसा नहीं खाली टीचर पढ़ा देगा तो आपका हो जाएगा। अगर टीचर पढ़ाता है ना तो क्लास में 100 बच्चा बैठता है, सबका 100 का 100 का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन होते हैं क्या है, जो मेहनत करता है उसका होता है, ऐसा नहीं नहीं होता है, जो मेहनत करता है उसका होता है, जो मेहनत नहीं करता बेटा उसका नहीं होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप में भी जो मेहनत करेगा रेगुलरली हर सब्जेक्ट का, वो भी केवल ये नहीं कि हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स का मेहनत कर दिया, केमिस्ट्री का खाली कर दिया, बायो खाली कर दिया, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में इंजीनियरिंग ग्रुप के हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में किसी एक का कर दिया। यहाँ सिलेक्शन के लिए हर सब्जेक्ट आपका परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट रटते हैं दूसरे को बुला देते हैं, ऐसा नहीं, आप हर सब्जेक्ट को परफेक्टली मेंटेन रखेंगे तब जाके आपका फाइनली रिजल्ट मिलता है। तो चीज़ों को ध्यान रखिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। आपको गवर्नमेंट कितनी अच्छी पॉलिसी है, आप क्या मुफ्त में चीज़ें आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो उसको आप पूरा पूरा उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक, चलिए देखिए बेटा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट का। अगला कॉन्सेप्ट ये होता है स्टिकिंग ऑफ ए पर्सन विथ रोटेटिंग ड्रम। ये भी क्वेश्चन इसमें भी पुटअप किया गया है। क्या होता है देखो, स्टिकिंग लिखेंगे हम लोग, स्टिकिंग ऑफ ए पर्सन विथ रोटेटिंग ड्रम। स्टिकिंग ऑफ ए पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन है, वो एक ड्रम है बेटा, ड्रम। ठीक है, पर्सन विथ क्या, रोटेटिंग ड्रम। रोटेटिंग ड्रम, ठीक है, स्टिकिंग ऑफ ए पर्सन विथ रोटेटिंग ड्रम। किसी ड्रम में अगर कोई पर्सन को हम लोग स्टिक करा दें, ठीक है, तो सिचुएशन क्या होगा, स्टिकिंग ऑफ ए पर्सन इन रोटेटिंग ड्रम। ठीक है, एक आपका रिवॉल्विंग रोटेटिंग ड्रम है, उसमें कोई पर्सन अगर स्टिक कर दिया जाए तो सिचुएशन क्या बनेगा, तो लिखा आपने स्टिकिंग ऑफ ए पर्सन विथ रोटेटिंग ड्रम। देखो कंडीशन क्या हो रहा है बेटा, यहाँ भी आप समझेंगे। हमने सपोज किया बेटा एक ड्रम है, ये इसकी एक्सिस है, क्या है बेटा, इसकी ये एक्सिस है। ठीक है, तो इस एक्सिस से करस्पॉन्डिंग ये आपका रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है।
ठीक है, मान लो ओमेगा वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लेंगे तो ओमेगा ले लीजिएगा, लीनियर के टर्म में लेंगे वी, तो जनरली हम लोग ओमेगा के टर्म में लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि एंगुलर मोशन हो रहा है तो ओमेगा के टर्म में स्टडी करते हैं। फिलहाल वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज दैट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से एक्सिस करस्पॉन्डिंग ये ड्रम आपका रोटेट हो रहा है,